नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। और यह जो आपका नोट्स है, यह बेस्ड ऑन माइंड मैप, जीएस वर्ड के माइंड मैप पर आधारित यह महत्वपूर्ण नोट्स है। और इसमें हम देख रहे हैं गुप्त और गुप्तोत्तर काल। इसके अंतर्गत विभिन्न लेक्चर बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं सारे लेक्चर, आप इस चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल को हम देख रहे हैं और यह अंक देखें तो अति महत्वपूर्ण या उपयोगी सिद्ध होगा, या साबित हो सकता है। यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025, जिसका पीटी एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। इसके अलावा आर एग्जाम 2023 के लिए, जिसका पीटी एग्जाम जो है यानी एग्जाम जो पीटी है वो जून या जुलाई में होने की संभावना है। इसके अलावा एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें तो बीपीएससी पीटी एग्जाम यानी 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी पीटी एग्जाम, जीपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी, जीपीएससी, साथ ही यूपीटीएफएससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ एसएससी और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के लिए भी अंक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो यह गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत जो यह जानकारी पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में उपलब्ध सारी जानकारी देख सकते हैं। और इस लेक्चर में जो हम आगे देखेंगे, यानी अभी जो लेटेस्ट लेक्चर बनाया गया था उसमें हमने देखा था गुप्तकालीन अधिकारी, और इसमें गुप्तकालीन प्रशासन को भी देखा, आर्थिक स्थिति यानी गुप्तकाल की आर्थिक स्थिति, भूमि के प्रकार, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, कला एवं संस्कृति को हमने देखा। इसके बाद हर्षवर्धन या पुष्यभूति वंश को भी हमने पूर्व के लेक्चर में समझने का प्रयास किया है। इसके बाद हिंसांग का भारतीय यात्रा विवरण को भी हमने देखा। इसके बाद खट दर्शन को भी पूर्व के लेक्चर में विस्तार से वर्णन किया गया है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में या जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए इस लेक्चर में देखते हैं, यानी इस अंक में देखते हैं उससे नेक्स्ट, यानी हम इसमें देखेंगे इससे आगे की कड़ी या सीरीज को। तो इसमें जो नेक्स्ट है वह पाल वंश है। तो पाल वंश को देखते हैं, यानी पाल वंश को देखें तो यह 8वीं से 12वीं सदी तक, यानी 8वीं से 12वीं सदी तक जो है ये पाल वंश रहा है, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पाल वंश को देखें तो इसमें जो आपका है, यानी पाल वंश का संस्थापक देखें, यानी फाउंडर कौन है, तो गोपाल, यानी पाल वंश का संस्थापक कौन है, गोपाल है। इससे उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, यानी जो पाल वंश का संस्थापक है वो गोपाल है, इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और धर्मपाल के बारे में देखें, जिसका समय 770 से 815 ईस्वी तक है धर्मपाल का। तो इसकी उपलब्धियों को देखें या इसके कार्य को देखें तो आपका यह है कि सोम महाविहार का निर्माण, जो अब देखें तो बांग्लादेश में है, सोम महाविहार का निर्माण इसने कराया, यानी धर्मपाल ने कराया, जो अब आधुनिक रूप से बांग्लादेश में, हालांकि यह अखंड भारत का हिस्सा था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि जो भारत के ही भाग थे। तो सोम महाविहार का निर्माण किसने कराया, धर्मपाल ने कराया, जो बांग्लादेश में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने ही कराई। इसने कन्नौज के शासक इंदिरा युद्ध को हराकर चक्रा युद्ध को कन्नौज की गद्दी पर बिठाया, यानी इसने क्या किया, कन्नौज का जो शासक इंदिरा युद्ध को हरा करके चक्रा युद्ध को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। उत्तरापद स्वामी उपाधि धारण की, यानी पूछा सकता है कि उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसने धारण की, तो धर्मपाल ने धारण की थी, या इंडायरेक्ट पूछा सकता है कि धर्मपाल की उपाधि क्या थी, तो उत्तरापद स्वामी था। त्रिपक्षीय युद्ध कन्नौज से जुड़ा था, यानी त्रिपक्षीय युद्ध देखें तो कन्नौज से जुड़ा था। बौद्ध दार्शनिक हरिभद्र इसके आध्यात्मिक उपदेशक थे, यानी जो बौद्ध दार्शनिक हरिभद्र थे इसके आध्यात्मिक उपदेशक थे, यानी धर्मपाल के आध्यात्मिक उपदेशक थे। यानी इसमें देखें जो त्रिपक्षीय युद्ध है जो कि कन्नौज से जुड़ा है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो त्रिपक्षीय कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच था यह जानना आवश्यक है। तो यह देखें जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें जो शामिल थे, पाल वंश तो ये था जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, यानी पाल शासक थे, गुर्जर वह प्रतिहार थे, यानी गुर्जर प्रतिहार शासक थे, और तीसरा जो था वह राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। इस त्रिपक्षीय युद्ध यानी कन्नौज के युद्ध में पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के शासक सम्मिलित थे। यानी ध्यान दें इसमें, तो यह है कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल, यानी पाल वंश की तरफ से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था इस त्रिपक्षीय युद्ध जो कन्नौज से जुड़ा हुआ है। आगे इसमें देखें इस पाल वंश में संबंधित तो आपका यह है कि सुलेमान नामक अरब व्यापारी, यानी सुलेमान नामक अरब व्यापारी 9वीं सदी ने पाल शासक को रुहमा कहा है, यानी सुलेमान नामक एक अरब व्यापारी रहा जो कि 9वीं सदी में इस वंश में आया, पाल शासक को रुहमा कहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाल शासक महायान बौद्ध अनुयायी थे, यानी पाल शासक जो थे वह महायान बौद्ध अनुयायी थे। महायान के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आप देखना चाहें तो महायान को देख सकते हैं, सारे लेक्चर बनाए जा चुके हैं, आप पूर्व में देख सकते हैं, सारी जानकारी जो है पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है। आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है सारी जानकारी, आप देख सकते हैं। तो हम महायान के बारे में देख रहे थे, तो हीन यान एवं महायान, तो पाल शासक जो थे वह महायान से संबंधित थे। इसकी विशेषताओं को हम देख सकते हैं यहाँ पर कि महायान जो शाखा थी, यानी बौद्ध धर्म संबंधित, बुद्ध को देवता के रूप में मानते थे, उद्देश्य मानव कल्याण, मूर्ति पूजा का विधान, मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा, और इसमें देखें तो सिद्धांत सरल एवं सुलभ, भिक्षुओं तथा उपासकों को भी महत्व दिया गया था। इसमें आदर्श बोधिसत्व है महायान का, साहित्य संस्कृत भाषा में है, और हीनयान बुद्ध एक महापुरुष के रूप में लिए गए थे, और साहित्य पाली भाषा में सारी जानकारी इसमें जो है दिया गया है। आप हीनयान शाखा को भी देख सकते हैं। तो हमने देखा यह कि पाल शासक महायान बौद्ध अनुयायी थे। इसके बाद देखें तो जो अन्य शासक हैं, हमने धर्मपाल को देख लिया, संस्थापक गोपाल को भी देख लिया, यानी हमने देखा कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी।
और गोपाल के बारे में थोड़ी जानकारी और देखें तो गोपाल जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी गोपाल जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसमें हमने देखा इसको। और पाल वंश के प्रमुख शासकों में देखें तो आपका धर्मपाल तो है ही, जिस पर हमने चर्चा कर लिया इसके बारे में, धर्मपाल। देवपाल, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, देवपाल। नारायणपाल, नारायणपाल, महिपाल, महिपाल को भी देखेंगे, नारायणपाल भी था। और नयपाल आदि जो है पाल वंश के शासकों में शामिल है। और पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, यानी इस वंश का सबसे महान शासक यही धर्मपाल था, जिसने देखें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए अब देखते हैं देवपाल के बारे में, इसके बाद महिपाल और रामपाल इत्यादि के बारे में देखेंगे। तो देवपाल को देखें तो मुंगेर राजधानी, यानी पाल वंश की राजधानी हमने देखा था कि जो इसकी राजधानी थी वह देवपाल थे। तो इसकी राजधानी मुंगेर, इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। तो देवपाल के समय इसकी राजधानी मुंगेर या पाल वंश की राजधानी कहा जा सकता है कि मुंगेर थी। उदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण यहीं देवपाल कराया। शैलेंद्र वंशी शासक बालपत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने की अनुमति दी, यानी शैलेंद्र वंशी जो शासक था बालपत्र देव, इसको नालंदा में बिहार बनाने की अनुमति दी। सॉरी, पुनः इसको देखते हैं। तो इसमें देखें आपका यह था कि शैलेंद्र वंशी शासक बालपत्र देव को नालंदा में बिहार, यानी बौद्ध भिक्षुओं के लिए बिहार जो बनाए जाते थे, तो बिहार बनाने की अनुमति दी। वर्णदत्त लोकेश्वर शासक को संरक्षण दिया, यानी वर्णदत्त लोकेश्वर जो शासक था, वर्णदत्त लोकेश्वर शासक को संरक्षण दिया। इसने किसने दिया? देवपाल ने। चलिए महिपाल के बारे में देखते हैं। तो महिपाल देखें पाल वंश का दूसरा संस्थापक, यानी महिपाल फर्स्ट यह है, तो पाल वंश का दूसरा संस्थापक जो महिपाल फर्स्ट रहा। इसके काल में चोल शासक राजेंद्र फर्स्ट ने बंगाल पर आक्रमण कर इसे परास्त किया, यानी चोल वंशी शासक जो राजेंद्र फर्स्ट था उसने बंगाल पर आक्रमण करके महिपाल फर्स्ट को पराजित किया, जो पाल वंश का दूसरा संस्थापक रहा। इसने तिब्बत में बौद्ध भिक्षु अतिश को भेजा, यानी महिपाल ने तिब्बत में बौद्ध भिक्षु अतिश को भेजा अपने दूत के रूप में। इसके बाद रामपाल को देखें तो अंतिम पाल शासक जो था वह रामपाल था। तो इस प्रकार से हमने जो इसके शासक रहे पाल वंश के, जो 8वीं से 12वीं सदी तक शासन किया था, तो इनके बारे में हमने देखी है जानकारी। और हमने जो सबसे महत्वपूर्ण इसका शासक धर्मपाल था, इसको हमने देखा कि उत्तर पथ की स्वामी, यानी उत्तर पथ स्वामी उपाधि धारण की थी। और इसको 11वीं सदी के गुजराती कवि, यानी यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो गुजरात में है, तो यह वहीं के आसपास के क्षेत्र हैं। तो इसमें देखिए 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडेल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। तो उपाधि इसने धारण की थी उत्तरापथ स्वामी, और इसको उपाधि किसने दी थी? तो गुजराती कवि सोठल ने दी थी। उदंतपुर बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। तो देवपाल को हमने देख लिया कि देवपाल जो है उदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। उदंतपुरी जो बिहार में सम्मिलित है, बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। इसको मैंने देख लिया। इसके बाद देखें तो गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, हमने इसको देख लिया है। अब चलिए देखते हैं सोन वंश को देखते हैं, यानी नेक्स्ट इसके बाद जो वंश है पाल वंश के बाद हम देख रहे हैं सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय के अंतर्गत जो है, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय के अंतर्गत ये सब जानकारी इसमें माइंड मैप्स के नोट्स में दी गई है। तो पाल वंश के बाद देखें सोन वंश है, जो कि 11वीं से 12वीं सदी बंगाल में इसने शासन किया, 11वीं से 12वीं सदी तक बंगाल में इसने शासन किया। सेन वंश, इसके बारे में देखें तो स्थापना सामंत सेन ने की, यानी सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी, जो बंगाल में है राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी, यानी इसकी राजधानी जो है नदिया लखनौती में थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है इन शासकों के क्रम में। तो सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म को हमने देख लिया है कि शैव धर्म जो था, तो इस लेक्चर में देखना चाहें तो शैव धर्म को देख सकते हैं। शैव धर्म आपका जो है ये आपके संप्रदाय के अंतर्गत रहे। शैव धर्म ये भागवत धर्म रहा और ये शैव धर्म रहा। तो शैव धर्म को देख सकते हैं। सेन वंश के जो शासक थे वो शैव धर्म संबंधित है। तो शैव धर्म में सारी जानकारी पूर्व लेक्चर में दी जा चुकी है, आप वहाँ से सारी जानकारी को देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखना चाहें तो ये लिंगायत एवं वीर शैव इत्यादि हैं, भारत में प्रसिद्ध शैव मंदिर हैं। इसके बाद भागवत संप्रदाय को भी देखना चाहें तो सारी जानकारी इसमें दी गई है, और इसके पंचवीर, पाषाण लेख, मथुरा, चतुर्गृह इत्यादि और संप्रदाय और संस्थापक को भी क्रम से इसमें दिखाया गया। पूर्व लेक्चर में डिटेल चर्चा कर चुके हैं, फिलहाल हम देखना चाहते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें हमने देखा सोन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की। इसमें देखें विजय सेन ने प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विजय सेन ने क्या किया था? प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ढाका केश्वरी मंदिर ढाका सेन शासकों द्वारा निर्मित है। ढाका जो बंगाल की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो ढाका केश्वरी मंदिर का निर्माण शेष शासकों द्वारा किया गया था। राजधानी इसकी नदिया लखनौती। इसको हमने देख लिया। प्रमुख शासक में विजय सेन, बल्लाला सेन और लक्ष्मण सेन इसमें रहे इस वंश के। जयदेव राधा कृष्ण पंथ के संस्थापक थे। गीत गोविंद कृष्णा, जयदेव जो रचना की है, गीत गोविंद किसकी रचना? जयदेव की। राधा कृष्ण पंथ के संस्थापक जयदेव रहे हैं।
लक्ष्मण सेन के बारे में देखें तो यह है दान सागर अद्भुत सागर ग्रंथों की स्थापना, यानी लक्ष्मण सेन जो इस वंश के महत्वपूर्ण शासक रहा है, लक्ष्मण सेन देख सकते हैं। तो दान सागर अद्भुत सागर ग्रंथों की स्थापना इसने की। दरबारी विद्वान इसमें जो थे जयदेव ने देखा, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, धूमी, हलायुद्ध, सरना, उमापति, इसके बाद धौवी, गोवर्धन इत्यादि जो थे इसके दरबारी विद्वान थे। यानी ये दरबारी विद्वान किसके? लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव, धूमी, हलायुद्ध, सरना, उमापति, धौवी, गोवर्धन इत्यादि दरबारी विद्वान थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। इसमें ध्यान दें कि जो दाना सागर है, यानी ये दाना सागर है और अद्भुत सागर ग्रंथों की स्थापना तो लक्ष्मण सेन के समय में हुई और इसके दरबार के विद्वान को हमने देख लिया। लेकिन दाना सागर में अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। यानी जो सेन शासक था बल्लाल सेन, इसने इसकी रचना की थी। जबकि देखें अद्भुत सागर, यानी जो अद्भुत सागर है, अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप किया था, यानी पूरा करवाया था ये लक्ष्मण सेन जो है अद्भुत सागर को, और रचना जो किया था वो बल्लाल सेन ने किया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, यानी गीत गोविंद के जो लेखक जयदेव को हमने देखा, इसके दरबार लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई, यानी यहाँ धौई जो ये लिखा गया है, धौई गोवर्धन, सॉरी यहाँ धोई ये है, धूमी, यह जो धोई या धूमी जो है यह पवनदूत के लेखक है। और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे, यानी हलायुद्ध ने क्या रचना किया है इसने? तो ब्राह्मण सर्वस्व की रचना हलायुद्ध ने किया है। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। यानी हलायुद्ध जो है, यानी हलायुद्ध देखें, ये हलायुद्ध है, यानी हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। इसके बाद देखें तो आपका विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रभुनेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना किया था। यानी हमने इसको देखा था कि विजय सेन ने प्रभुनेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि भगवान शिव की विशाल मंदिर है की स्थापना कराया था। कहाँ पर कराया था? देवपाड़ा में। और इसमें देखें तो सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। यानी सेन राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है कि सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन देखें तो यह बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। चलिए इसके बाद कश्मीर राजवंश को देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कश्मीर राजवंश भी है। तो कश्मीर राजवंश के अंतर्गत देखें तो आपके जो 3 वंश महत्वपूर्ण है, इसमें लोहार वंश है, उत्पाल वंश है और कारकोट वंश है। चलिए बारी बारी से इसको कश्मीर राजवंश को देखते हैं। तो कश्मीर राजवंश में सबसे पहले देखते हैं लोहार वंश को देखते हैं। लोहार वंश का संस्थापक देखें तो संग्राम राज, यानी लोहार वंश का संस्थापक या फाउंडर देखें तो संग्राम राज है। संग्राम राज ने स्थापना लोहार वंश की थी। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है, यानी हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। हर्ष प्रसिद्ध लोहार शासक था, यानी हर्ष जो है प्रसिद्ध लोहार शासक था। कल्हड़ राजतरंगड़ी हर्ष का आश्रित कवि था। यहाँ पर ध्यान दें कि यह जो हर वंश या पुष्यभूति वंश को हमने ऊपर देखा था उससे डिफरेंस है, आप उस हर्ष को न समझें। यानी यहाँ पर हमने देखा था हर्षवर्धन या पुष्यभूति वंश को हमने पूरे कलेक्शन डिटेल में देखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लोहार वंश का जो हर्ष रहा है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस संस्थापक इसका संग्राम राज रहा है और हर्ष प्रसिद्ध लोहार शासक था। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है और कल्हड़ जिसने राजतरंगिणी की रचना की है, हर्ष का आश्रित कवि था। इसके बाद देखें कश्मीर राजवंश के अंतर्गत दूसरा वंश देखें तो उत्पाल वंश को देखें, इसका संस्थापक अवंती वर्मन था। और कारकोट वंश देखें जो कश्मीर राजवंश संबंधित है, इसका संस्थापक दुर्लभ वर्धन था। इसके बारे में देखें कारकोट वंश के बारे में तो प्रमुख शक्तिशाली राजा ललित्यादित्य ने मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था। तो यह 3 छोटे छोटे राजवंश रहे कश्मीर राजवंश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। यानी कश्मीर राजवंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी और एक्स्ट्रा ऐड करें तो कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश क्रम से इस प्रकार हैं। यानी पहला कारकोट वंश हमने देखा, इसके बाद दूसरा इसमें देखें तो उत्कल वंश है और तीसरा इसमें लोहार वंश है। यानी इस प्रकार से इसका क्रम रहा है। इसके बाद देखें तो 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश यानी हिंदू वंश, यानी कारकोट वंश को देखा हमने, दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश जो था हिंदू वंश की स्थापना की। हिंदुस्तान ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। यानी कारकोट वंश के समय जो संस्थापक इसका दुर्लभ वर्धन था, इसके समय में हिंदुस्तान जो चीनी यात्री था कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा लालित्यादित्य मुंडापीठ था। यानी लालित्यादित्य मुंडापीठ जो है कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण यहीं लालित्यादित्य मुंडापीठ के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश, यानी इसको हमने देखा उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन, यानी यहाँ पर देख सकते हैं अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की कराए थे। अवंती वर्मन के अभियंता सुस्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। उत्पल राजवंश की देखें तो 980
980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई थी। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। यहाँ देख सकते हैं लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुए। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में इसकी सहायता की। लोहार वंश का शासन हर्ष विद्वान, लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि था, कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हड़ जिसने राजतरंगी लिखी है, यह आश्रित कवि था। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 से 1155 ईस्वी तक शासन किया था। जय सिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राजतरंगी का विवरण समाप्त हो जाता है। चलिए नोट को देख लें। नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है। तो जैनुल आबादीन 1420 से 1470 को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, तो यह जैनुल आबादीन है, जिसका शासन समय था 1420 से 1470 ईस्वी के बीच में इसने शासन किया था कश्मीर को, और इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। दूसरा नोट भी देख लेते हैं। तो प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ द्वारपाल, यानी प्रतिहार जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ द्वारपाल होता है। राजा भोज द्वारा 7वीं सदी में स्थापित ग्वालियर शिलालेख में प्रतिहारों के शुरुआती परिवारों का वर्णन है। इसके बाद इसमें आगे देखें तो 750 से 1000 ईस्वी तक त्रिपक्षीय युद्ध कन्नौज का हुआ। इसमें हमने देखा त्रिपक्षीय युद्ध में जो आपके शामिल थे राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, इसमें गुर्जर प्रतिहार विजेता रहे त्रिपक्षीय युद्ध कन्नौज में जो हुआ था। तो इसमें गुर्जर प्रतिहार जो विजेता हुए, इसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश यानी राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति होती है, जिसमें हम देखेंगे। तो यह गुर्जर प्रतिहार वंश विजेता होने के बाद जो है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति शुरुआत होती है। और गुर्जर प्रतिहार वंश देखें तो मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, यानी नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। प्रतिहार का हमने अर्थ देख लिया है कि द्वारपाल से संबंधित है। और कन्नौज का जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, इसमें राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार शामिल होते हैं। तो इसमें विजेता प्रतिहार होने से इसके बाद राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति होती है, और इसका शासक नागभट्ट प्रथम जो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक होता है। नागभट्ट सेकंड को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने हराया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं राजपूत राजवंश को बारी बारी से देखें इसमें। तो यहाँ पर जो है आपका राजपूत यानी प्रमुख राजपूत राजवंश के अंतर्गत सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें देखें तो त्रिपक्षीय युद्ध कन्नौज के युद्ध के बाद जो गुर्जर प्रतिहार विजेता होते हैं, इसके बाद इस राजवंश की नींव पड़ती है गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो इसमें देखते हैं जो है कि स्थापना इसकी स्थापना यानी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना देखें तो हरिश्चंद्र क्षेत्र इसका दक्षिण पश्चिम राजस्थान रहा। शुरुआत में ये चरवाहे वो लड़ाके थे, यानी गुर्जर प्रतिहार जो थे शुरुआत में ये चरवाहे वो लड़ाके थे। इसके बाद देखें वास्तविक प्रथम शासक नागभट्ट, हालांकि स्थापना जो है गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ने किया था, इसका दक्षिण पश्चिम राजस्थान रहा, लेकिन वास्तविक प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम जो 730 से 760 ईस्वी रहा, यही मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, यानी वास्तविक संस्थापक था। मलेच्छों का नाशक उपाधि, यानी जो नागभट्ट फर्स्ट था, इसने मलेच्छों का नाशक उपाधि धारण की। इसने अरबों से लोहा किसने लिया, नागभट्ट प्रथम ने लिया। और इसका शासन का समय देखें तो 730 से 760 ईस्वी रहा, और इसका देखें तो मलेच्छों को नाशक उपाधि धारण किया और उसने अरबों से लोहा लिया। इसके बाद इसमें शासन देते हैं मिहिर भोज फर्स्ट 836 से 885 ईस्वी तक इसका समय रहा। तो देवपाल और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने इसे हराया था। मिहिर भोज को देखें तो मिहिर भोज फर्स्ट को देवपाल और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने इसे हराया था, मिहिर भोज फर्स्ट को हराया था। यह वैष्णव धर्मानुयायी था, वैष्णव या भागवत, इसको हमने ऊपर देखा है। आदि वराह की उपाधि इसने धारण की थी। आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी, मिहिर भोज फर्स्ट ने। राजधानी कन्नौज थे। ग्वालियर प्रशस्ति में मिहिर भोज की उपलब्धियों का उल्लेख है। इसमें ध्यान दें कि प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा यही मिहिर भोज फर्स्ट था, और ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज की उपलब्धियों का उल्लेख इसमें दिया गया है। थोड़ी सी और जानकारी ऐड करें ग्वालियर प्रशस्ति, या देखें तो मध्य प्रदेश यानी ग्वालियर जो है शहर वो मध्य प्रदेश में है, तो ग्वालियर प्रशस्ति मध्य प्रदेश संबंधित है। राजा भोज यानी मिहिर भोज को राजा भोज अक्सर कहा जाता है, प्रतिहार वंश यानी गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित, तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसके बाद महिपाल फर्स्ट को देखते हैं। तो अल मसूदी बगदाद, इसके काल 915 से 916 इसमें गुजरात आया था, यानी जो बगदाद का यानी अल मसूदी जो बगदाद का था, इसके शासनकाल 915-916 इसमें गुजरात में आया था। राजशेखर इसके दरबारी विद्वान थे, यानी राजशेखर किसके दरबारी विद्वान थे, तो महिपाल के दरबारी विद्वान थे। और अल मसूदी जो बगदाद का यात्री था, ये महिपाल फर्स्ट के दरबार में आया था। इसके बाद इसमें देखें तो प्रतिहारों के मंदिर निर्माण को सर्वाधिक विकास खजुराहो में हुआ, जो अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में है। यानी प्रतिहारों के मंदिर निर्माण का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ, खजुराहो में हुआ, जो ये भी मध्य प्रदेश संबंधित है, मध्य प्रदेश में। अब ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसके बाद देखें तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के एलोह अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख है। यानी ये आपका देखें चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का जो एलोह अभिलेख है, इसमें सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। यानी एलोह अभिलेख देखें तो ये आपका पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंशी शासक था, इसमें जो एलोह अभिलेख है, इसमें देखें इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। यानी एलोह अभिलेख किसके द्वारा रचित है, तो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि जो रवि कीर्ति था उसके द्वारा यह रचित है, और इसमें सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख है। आगे इसमें थोड़ी जानकारी ये देख सकते हैं कि
नोट में अल मसूदी की यात्रा विवरण, यानी अल मसूदी जो बगदाद का था, जो महिपाल फर्स्ट के शासनकाल के दौरान आया था, तो अल मसूदी का यात्रा विवरण मुरूज उल जहान के नाम से प्रसिद्ध है। यानी मुरूज उल जहान जो है यह अल मसूदी का यात्रा विवरण है। और इसमें देखें तो आपका यह है कि राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। यानी राजशेखर देखें जो है, यानी ये राजशेखर हैं, इनके दरबारी विद्वान महिपाल मीन्स जो होगा महेंद्रपाल इनको कहा जाता है। राजशेखर जो है यानी राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। यशपाल अंतिम राजा था जो 1036 ईस्वी में 1036 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश, यानी दिल्ली जो नगर इसकी स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। इसके बाद देखते हैं प्रमुख राजपूत राजवंश के अंतर्गत इसके बाद देखेंगे, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश को प्रमुख राजपूत राजवंश के अंतर्गत हमने देखा। अब देखते हैं प्रमुख राजपूत राजवंश के अंतर्गत चौहान वंश को देखते हैं। तो यानी गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद चौहान वंश, इसको चाहमान या चौहान वंश के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख राजवंशों की उत्पत्ति के अंतर्गत हमने गुर्जर प्रतिहार वंश को देखा। इसके बाद गढ़वाल या राठौर राजवंश आएंगे। इसके बाद चाहमान या चौहान वंश, इसमें परमार वंश है, चंदेल वंश है। चंदेल वंश के बाद देखें तो सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक हैं। इसके बाद कचपुरी चेदी राजवंश, इसका सिसोदिया वंश भी इससे संबंधित है, प्रमुख राजपूत वंश से संबंधित हैं। तो इसमें चौहान वंश या चहमान वंश को देखें तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इसको आगे हम देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि स्थापना यानी चौहान वंश की स्थापना या फाउंडेशन किसने, फाउंडर कौन था, तो वासुदेव था, यानी वासुदेव थे। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। यानी इस वंश की यानी चौहान वंश की देखें तो प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राजदूती ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव, यानी 1153 से 1163, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। और इसमें देखें तो सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज थर्ड इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज थर्ड का मतलब पृथ्वीराज चौहान जो है इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदाय पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। इसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में जिसमें गौरी की विजय पृथ्वीराज तृतीय की हार होती है। तो चौहान वंश के बारे में देख लेते हैं, बाकी हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें जोड़ लिया। तो देखें चौहान प्रतिहार शासकों के सामंत थे। यानी ये जो चौहान वंश बना है इससे पूर्व के जो प्रमुख राजपूत राजवंश थे उनके ये सामंत थे। यानी चौहान प्रतिहार शासकों के सामंत थे। प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र अजय राज सेकंड ने बाद में अजमेर को बनाया, हमने इसको देख लिया है। विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव जिसका समय 1153 से 1163 ईस्वी तक था, यानी 110 का केवल 10 वर्ष तक इसका शासन कर सकते हैं, 10 वर्ष तक शासन। इसने हरिकेल नाटक की रचना की। इस नाटक के अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर है। सोमदेव तथा सरित सागर इसके दरबार विद्वान थे। विग्रहराज फोर्थ या बीसल देव के। पृथ्वीराज थर्ड जिसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं या इसको राय पिथौड़ा भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज थर्ड, राय पिथौड़ा या पृथ्वीराज चौहान के नाम से इसको ज़्यादा जानते हैं। तो इसमें देखें तराइन युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ राजकवि, यानी मोहम्मद गोरी के साथ इसका तराइन का युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी जो है विजयी होते हैं और गौरी पराजित होता है। गौरी को यह भाग जाने देते हैं, हालांकि वहीं पर मार दिए होते पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड। तो भारत का इतिहास जो है वह कुछ और होता, क्योंकि इसी के बाद जो है ये जो है पृथ्वीराज थर्ड ये अंतिम हिंदू शासक माने जाते हैं। इसके बाद जो है भारत में जो है वह देखें तो सल्तनत काल या मुस्लिम शासकों का दौर शुरू होता है। यदि इसको मार दिए होते पृथ्वीराज गौरी को, जैसे हमने पूर्व के अंक में जो चर्चा किया था कि जो आपका ममलूक वंश है या जो गुलाम वंश है उसमें मोहम्मद गजनवी के बाद उसका जो गुलाम मोहम्मद गोरी का जो कुतुब ऐबक, फिर उसका गुलाम जो है इल्तुतमिश इत्यादि शासन करते हैं, उसको हमने चर्चा कर लिया है। तो यदि मोहम्मद गोरी को मार दिए होते तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 में होता है तो भारत का इतिहास कुछ और रहा होता है। हालांकि भारत का इतिहास षड्यंत्रों यानी अपनों की धोखेबाजी से भरा हुआ है, अर्थात अपनों ने ही दगाबाजी किया था, यानी जयचंद्र ने आमंत्रित किया था और धोखा भी दिया था। जैसे कि यहाँ पर कई बार इतिहास में हम इसको देख सकते हैं, चाहे वो सिकंदर के समय से हो, चाहे मोहम्मद गोरी के समय का षड्यंत्र हो, या फिर पानीपत ने बल्कि प्लासी का जो युद्ध है 1757 को, वो युद्ध नेवल के षड्यंत्र ही था जो कि षड्यंत्र की वजह से जीता जाता और एक बहुत बड़े साम्राज्य की जो स्थापना करते हैं विदेशी भारत में आकर के। तो अंग्रेजों ने लगभग 150 साल तक व्यापार किया और प्लासी युद्ध के बाद लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। तो ये तराइन का जो युद्ध है वह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में होता है। और द्वितीय युद्ध जो 1192 में होता है, यानी दूसरी बार ये युद्ध करता है, तो यह पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज थर्ड या राज पिथौड़ा को पराजित करता है। पराजित ही नहीं करता बल्कि इनकी हत्या भी करता है, इनको भागने का मौका नहीं देता है। जैसा कि तराइन के प्रथम युद्ध में इन्होंने उसको भागने का मौका दे दिया था, छोड़ दिया था। राजकवि चंद्रबरदाई यानी पृथ्वीराज थर्ड या राज पिथौड़ा के राजकवि जो थे चंद्रबरदाई यानी पृथ्वीराज रासो की रचना की है, चंद्रबरदाई जी ने की है। जैनक पृथ्वीराज विजय नाटक यानी जैनक जो है पृथ्वीराज विजय नाटक जो है इन्होंने
जैनक जो कवि रहे, राजकवि, इन्होंने पृथ्वीराज विजय नाटक लिखा है। चलिए इसके बाद देखते हैं तो मालवा के परमार वंश को देखते हैं। यानी मालवा के एक प्रमुख राजपूत राजवंश के अंतर्गत मालवा के परमार वंश हैं जो 19वीं सदी के शुरू में स्थापित होता है। तो इसमें देखें संस्थापक उपेंद्र यानी कृष्णराज, उपेंद्र को कृष्णराज भी कहते हैं। परमारों की राजधानी उज्जैन व धारा नगर थे। इसके बाद इस वंश में देखें, मालवा के परमार वंश में देखें तो राजा भोज जो 1018 से 1060 ईस्वी तक इनका शासन रहा है मालवा पर, या परमार वंश के रहे। सर्वोच्च परमार राजा या राजा भोज रहे। भोजपुर झील का निर्माण कराया। भोजशाला संस्कृत कॉलेज स्थापना इन्होंने किया। कविराज की उपाधि धारण की राजा भोज ने। इनकी रचनाएं देखें, राजा भोज की रचनाएं देखें तो आयुर्वेद सर्वस्व इन्हें रचना की। युक्ति कल्प करु की रचना की है। समरांगण सूत्रधार वास्तुकला संबंधित है। ये रचनाएं जो राजा भोज की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजा भोज जो परमार वंशी रहे, मालवा के नरेश। थोड़ी जानकारी और ऐड करें इसमें तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज, हमने देखा उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी, यानी परमारों की राजधानी धारा नगर या उज्जैन थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन थी, ये देखा हमने। परमार वंश का वास्तविक शक्तिशाली शासक राजा भोज था, यानी राजा भोज ये है। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया। भोजपुर झील का निर्माण इसने कराया। नैस्य धीर चरित्र के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरु तुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, ध्यान देना है कि राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण को अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत, युक्ति, कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों के उपयोग का उल्लेख है। नौ शाह चरण के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज, यानी राजा भोज यह कविराज की उपाधि से विभूषित था राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। भोज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। भोजनगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद, यानी देखें तो परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश का और अंततः 1257 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलूग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। यानी मालवा पर देखें तो मालवा पर परमार वंश के बाद तोमर वंश आया, इसके बाद चहमान वंश आया और अंत 1257 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति था नसरत खां, उसने उलूग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं तो अन्य गुप्तकालीन परीक्षा उपयोगी तथ्य को यानी फैक्ट को देख लेते हैं इसमें। तो भूमि के प्रकार में आपका वाहित, अकृष्ट, असर, शाक्त, प्रकृष्ट या किष्ट ये भूमि के प्रकार थे। गुप्त काल में व्यापार का ह्रास हुआ, यानी गुप्त काल में बल्कि ये व्यापार जो अपने स्वर्ण काल का था गुप्त काल, तो गुप्त काल के बाद के काल में व्यापार का ह्रास हुआ। इसके बाद देखें वरूज, भड़ौज के वस्त्र, भड़ौज जो गुजरात में के वस्त्र को वरूज कहते थे। कौड़ी कपर्दक ये जो था आपका वस्तु विनिमय, यानी वस्तु विनिमय का माध्यम जो कौड़ी और कपर्दक थे। इसके बाद दुकुल देखें, पौधों के रेशों से बना कपड़ा को दुकुल कहते थे। अन्य प्रमुख कर, यानी इसमें प्रमुख कर में देखें तो भाग है, भोग है, हिरण्य है, प्रव्य है, उद्रंग है, प्रस्थ है, ऊपरी कर है, मल्ल कर है, तुरुस्क है, दंड है। ये जो भाग अन्य प्रमुख कर के रूप में एग्जाम से पूछा जाता है कि ये कौन सा इसमें जो कर है, तो इन करों को याद कर सकते हैं। भूमि के प्रकार को भी याद कर सकते हैं और वस्तु विनिमय के माध्यम को देख सकते हैं यहाँ पर। और दुकुल पौधों के रेशों से बना कपड़ा जो दुकुल कहलाता है। तर्क देखें तो तर्क शुल्क वसूलने वाला अधिकारी को तर्क कहते थे। राजपूतों का अभ्युदय का इस काल की महत्वपूर्ण घटना है, यानी राजपूतों का अभ्युदय इस काल की महत्वपूर्ण घटना है, गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल के। कुशित वृत्ति देखें, सूद पर रुपये उधार देना, यानी सूद पर रुपये उधार जो देता था उसको कुशित वृत्ति कहलाता था। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारतीय राजवंश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। दक्षिण भारतीय राजवंश के अंतर्गत सारी जानकारी दी जाएगी, या नेक्स्ट लेक्चर में कवर की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।